हाँ तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आप सभी की तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। मैं जो पेपर लेकर आया हूं ना ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में और जिनको 2025 में हिंदी का पेपर देना है, क्योंकि आज मैं आपको पूरे 100 नंबर के हिंदी के पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और जो इस पेपर का कोड है ना इसको दिमाग में रखना, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, अनुक्रमांक नाम, ठीक है, यहाँ पे आपका कोड रहेगा, फिर पेपर कोड रहेगा हिंदी, ठीक है। उसके बाद में आपको नोट दिया जाएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो लास्ट तक आपको देखना है पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन सा जीवन परिचय आया है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो देखो हमारा जो हिंदी का पेपर होगा 2 खंड में डिवाइड होगा। एक आपका खंड का होता है 50 मार्क्स का और दूसरा आपका खंड खा होगा 50 मार्क्स का। दोनों को जोड़ोगे तो 100 नंबर का हमारा पेपर होगा। अब सबसे मेन चीज खंड का जो होगा इसमें आपके सबसे पहले हिंदी के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 5 हिंदी गद्य साहित्य के और 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से रहेंगे। तो देखो फर्स्ट का है, ये हिंदी गद्य साहित्य का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन रहेगा। चलो हम एक एक का आंसर देखते हैं, फिर ऐसे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखो डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रो जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भैया अमरकांत जी हैं डिप्टी कलेक्टरी के लेखक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए फिट हो जाता है। तो नो टेंशन जब तक हैं हम। खा देखो भारत की एकता के रचनाकार हैं। अब ये अगर आपको नहीं पता तो क्या पता है, क्योंकि भारत की एकता के जो लेखक है ना उनका चैप्टर आपके 12th हिंदी में दिया गया है। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं भारत की एकता के लेखक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर था, क्या करना है हमको। गा देखो निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, इसमें से कौन सी रचना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? कल्पवृक्ष, पूर्णोदय, कल्पलता और अंत में। इसमें से कल्पलता जो है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसे आपको आंसर लिखना होगा। बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके जो लेखक हैं जो कवि हैं उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं को पढ़ लेना, क्योंकि उसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लगातार प्रैक्टिस करते रहें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहें। घा देखो निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, मतलब इसमें से कौन सी रचना है जो प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की नहीं है? देखो नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसमें 3 रचनाएं प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की हैं, एक ऐसी रचना इसमें है जो उनकी रचना नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कौन सी रचना प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दी जल्दी में नहीं को नहीं पढ़ते हैं और किसी एक पर टिक कर देते हैं, किसी एक को लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 3 रचनाएं इन्हीं की हैं। तो आप किसी में भी किसी को भी लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया और धरती के फूल, इसमें से कौन सी रचना है जो प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की नहीं है? तो धरती के फूल जो है वो इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं हमारे प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की हैं। मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आई लव माई इंडिया, क्योंकि हम इंडियन है भाई, तो इंडिया से हमें बहुत प्यार है। अंगा नंबर हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना, क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगा नंबर, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आखिर इस पुस्तक को किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनेंद्र कुमार या
अगे, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस पुस्तक को लिखा है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य साहित्य से बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 5 नंबर मिल गया। अब 5 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी पद्य साहित्य से होंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना, इसमें से कौन सी रचना है जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखा है? अगर आपने पवन दूती का चैप्टर पढ़ा तो आपके ये कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, तो उनकी रचनाओं को पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा। रुक्मिणी परिचय, रस कलश, वैदेही वनवास या अधिखिला फूल। भैया वैदेही वनवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की ही रचना है, ठीक है। खा देखो, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना, इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? सिद्धांत, कानन कुसुम, उत्तरा या दीपशिखा। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा सिद्धांत। ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग सर्च करके बताना, ठीक है। गा देखो, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मतलब इनमें से अज्ञेय जी की कौन सी रचना है जिस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार या कितनी नावों में कितनी बार। तो यही तो है कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय जी की और कितनी नावों में कितनी बार एक ऐसी रचना है जिन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रचनाएं तो सारी इनकी हैं लेकिन इन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब घा वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना, इसमें से कौन सी रचना हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की है? सिंपल सा है, देखो, शिला पंख चमकीले, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग या अनामिका। भैया परशुराम की प्रतीक्षा इन्हीं की रचना है, बहुत सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। देखो अंगा नंबर, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? हिमालय किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। भैया सिंपल सा है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है हिमालय, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य, एक नंबर के 5 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। बताइए अभिनव मनुष्य किसकी रचना है? अभिनव मनुष्य, ठीक है, सुन लिए होंगे आप लोग, इसको कमेंट करके आपको बताना है। तो 10 नंबर के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न फिनिश हुए। अब चलते हैं गद्यांश पे। फ्री वाले नंबर देखो, 10 नंबर का पूरे आता है गद्यांश, और गद्यांश बहुत ज्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखो दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दिया गया, यहां तक दिया गया, ठीक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, काखा गघा अंगा करके, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। पांचों का आंसर आपको इसी गद्यांश में ही मिलेगा। नहीं पता तो अथवा लगा है भैया, आप ये दूसरा वाला कर सकते हो, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। चलो हम इसको करेंगे, देखो इसको पढ़ते हैं पहले। देखो, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि में उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों में से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर हैं। अब ये किस चैप्टर का है बताने की जरूरत नहीं, देखो राष्ट्र आया, ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो देखो का वाला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो लिख दो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, या आप संदर्भ भी लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं मैंने पहले ही बता रखा है, आप लोग सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको मिल जाएगा भैया, महत्वपूर्ण गद्यांश, और उसके साथ साथ कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी मैंने बताया है। तो जाकर सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश, शुभम लेक्चरर आपको मिल जाएगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको करना क्या है, देखो यहां से अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, मतलब इसके नीचे रेखाएं हैं, इसकी व्याख्या करनी है अपनी भाषा में। अब आप कहेंगे सर जी ये खुद हिंदी में है, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी भाषा में लिख देना है, नंबर पूरा का पूरा आपको
दिया जाएगा। तो टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। गा देखो, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो देखो यहां पे सीधा सीधा लिखा है, देखो क्या लिखा है, यहां से लेकर यहां तक आप लिख दो। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। मतलब सिंपल सा आंसर है, यहां से लेकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। देखो 2-2 नंबर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। घा देखो, संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखा होगा कहीं पे, देखो कहाँ है, संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है, इसको देखते हैं। तो देखो यहां पे सीधा सीधा आंसर लिखा, देखो यहां पे देखो, जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। देखो यहां से लेकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। देखो सीधा सीधा आंसर लिखा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। अंगा नंबर, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो भैया किस स्वरूप पर उन्होंने प्रकाश डाला है। देखो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृत वाले राष्ट्र की जो एक सूत्रता है, ठीक है, जो एक सूत्रता होती है उसी पर मेनली और उससे एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। बस इतना सा लिख देना, नंबर मिल जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगाए मेरे भाई, आप दूसरा वाला कर सकते हो। देखो यहां से लेकर यहां तक, मतलब रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्यश्रित है। रमणीयता के प्रभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। अब ये किस चैप्टर का है आप खुद जानते होंगे, ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है, ठीक है। और इसके लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। इतना मैंने बता दिया, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से और इसको खुद से सॉल्व करो, क्योंकि एक का सॉल्यूशन मैंने दे दिया, करना आपको एक ही है बोर्ड एग्जाम में जाकर दोनों नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब 10 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर, अब पद्यांश आ गया। जैसे गद्यांश आता है ना, वैसे पद्यांश भी आता है। 10 नंबर का ये भी रहेगा। देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको पद्यांश दिया जाएगा, यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। इसके नीचे देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन, 2-2 नंबर सबके लिए आपको मिलेगा। 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले अब देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस है। देखो नहीं पता तो अथवा लगा है, आप ये दूसरा वाला पद्यांश कर सकते हैं, लेकिन हम इसी को करते हैं, फर्स्ट वाले को। देखो पढ़ते हैं पहले इसको खूब प्यार से। देखो, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यहां तक है मेरे भाई। अब इसको थोड़ा सा हम हिंदी मीनिंग निकालते हैं। किस पाठ का है ये आप खुद समझ गए होंगे। रघुकुल आ गया, यानी कि हमारे कैकेयी का जो अनुताप चैप्टर है, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये उसी पाठ का है। समझते हैं पहले इसको, फिर क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। देखो, कहते आते थे यही अभी नरदेही। देखो क्या होता है, कैकेयी जी पश्चाताप कर रही हैं, जो उन्होंने राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था, तो अब वो पश्चाताप कर रही हैं और कह रही हैं कहते आते थे यही अभी नरदेही, ठीक है। तो इसका थोड़ा मीनिंग देखते हैं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, मतलब कैकेयी जी कहती हैं कि अब तक, नरदेही का मतलब क्या होता है, नरदेही का मतलब होता है मानव जाति या मनुष्य जो हम हैं, ठीक है। मतलब वो कहती हैं कि अब तक जो मनुष्य है, ठीक है, वो यही कहते आते थे, या फिर अब तक जो मानव जाति है उसमें यही कहावत प्रचलित थी, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। मतलब माता कुमाता नहीं हो सकती, मतलब माता बुरी नहीं हो सकती। कुमाता का मतलब होता है बुरी या बुरी माता, ठीक है। तो माता बुरी नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, मतलब पुत्र बुरा जरूर हो सकता है। मतलब अब तक यही कहावत थी कि माता बुरी नहीं हो सकती, पुत्र बुरा हो सकता है, ठीक है। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन वो कहती हैं कि अब सभी यही कहेंगे। अब क्या होगा, वो कहती हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है, कि उनके प्रति कितना भी माता जी जो कहते हैं, किंतु अब तो सभी लोग यही कहेंगे, ठीक है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि जो पुत्र है वो तो पुत्र है, वो अच्छा है, लेकिन जो माता है वो बुरी है,
ठीक है, क्योंकि कैकेयी जी ने ऐसा ही काम किया था श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवा के। फिर कहती है बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, वो भरत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, कि वो कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र का, ठीक है, मैंने अपने पुत्र का सिर्फ वाह मात्र ही देखा, सिर्फ उसको बाहर से ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा मृदुल गात्र ही देखा, यानी कि उसके हृदय को ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, उसके कोमल शरीर को ही मैंने देखा, ठीक है, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मतलब मैंने उसका परमार्थ ना देखा और स्वार्थ ही अपना साधा, इस कारण तो ही हाय आज ये बाधा, और इसी कारण से आज ये बाधा हमारे सामने आई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, और ये कठोर कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, की रघुकुल में भी एक ऐसी रानी थी, ठीक है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा। फिर वो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि ऐसी अभागिन रानी को धिक्कार है जिसने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सिर्फ इन 2 लाइनों का आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में, ठीक है। गा देखो, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो सिंपल सा है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग कहते आए हैं कि माता बुरी नहीं हो सकती, पुत्र भले ही बुरा हो सकता है, ठीक। तो वही चीज मैंने बताया कि पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। घा, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो सिंपल सा है, कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। कैकेयी लिख देना किसने की जगह पे। 2-2 नंबर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। अंगा, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है। तो इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप हो रहा है, कि मेरे ऊपर कलंक भी लगा और मैंने पुत्र को नहीं पहचाना, क्योंकि भरत जो हैं बहुत अच्छे थे, ठीक है, अपने भाई के प्रति। तो वो आपका है क्वेश्चन का आंसर हो गया। 10 नंबर ये भी कंप्लीट। नहीं पता है तो दूसरा वाला कर लो। ये देखो, ये मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, ठीक है, किस चैप्टर का है। ये अभिनव मनुष्य चैप्टर का है। इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। इसका जो क्वेश्चन है वो इधर है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, सिंपल सा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ के जाना। चलो 5वें पे हम लोग चलते हैं। एक मैंने आपको बता दिया था, 5वां आप जीवन परिचय की बारी आई, जिसको हम लोग साहित्यिक परिचय भी बोलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। देखो 3 लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी और वासुदेव शरण अग्रवाल। तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देकर उनकी रचनाओं को लिखना है। अब जीवन परिचय कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कैसे लिखते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग सर्च करना। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। खा वाला देखो, अब कवि का जीवन परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। 5 नंबर। देखो 3 कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओर, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तीनों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखो। 5 नंबर ले जाओ। तो लेखक कवि सबको मैंने बता दिया, जाकर देख लेना। कहानी पे आते हैं। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। 5 नंबर। देखो कहानी में आप लोग पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानी को पढ़ लेना। 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट रहता है और ये 100% फिक्स टॉपिक है। देखो ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखो, मतलब ध्रुव यात्रा या बहादुर किसी एक का आप सारांश लिखिए। दोनों नहीं पता तो अथवा लगा है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालो, तो आप पंचलाइट या बहादुर किसी एक का उद्देश्य लिख दो। मतलब 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, सिर्फ एक ही करना है। चाहे आप ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिख दो, चाहे बहादुर कहानी का सारांश लिख दो, चाहे आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दो, चाहे बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख दो। भैया चारों में से एक ही करना है, इसलिए बहुत ईजी हो जाता है। अब खंड काव्य आता है। खंड काव्य आपठित होता है, खुद स्वपठित होता है, खुद आपको पढ़ना होता है, क्योंकि ये यूपी के अलग अलग जिलों को एक एक ग्रुप में रखा जाता है।
किसी जिले में दूसरा तो किसी जिले में दूसरा। देखो, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर। देखो, किसी में मुक्त यज्ञ है, किसी में रश्मि रथी है, ठीक है, किसी में आलोक व्रत है, किसी में सत्य की जीत है, किसी में त्यागपति है, तो किसी में श्रवण कुमार है। अब सब में ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे त्यागपति है तो ये आप कर सकते हैं, नहीं तो अथवा लगा दूसरा कर सकते हैं। तो आपके जिले में जो है आपको वही करना है। आप किस जिले से हैं, आपके जिले में कौन सा है, वो आप बुक में भी देख सकते हैं या कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। और आप अपने हिंदी वाले टीचर से भी पूछ सकते हैं। अब खंड खा पे हम लोग चलेंगे। खंड का हमारा फिनिश हुआ। हमने आपको बताया 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय और 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड का। टोटल ऐड करोगे 50 नंबर हो जाएगा। खंड खा पे चलेंगे। खंड खा में सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश रहेगा। देखो, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर। जैसे ये आपको दिया गया यथय उपकरणवतम, ठीक है, ये आपको दिया है। ये हमारे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का गद्यांश है, इसको आप पढ़ लेना। इसका संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। नहीं पता है तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, अथवा लगा है, ये दूसरा वाला आप कर सकते हैं। दोनों में से एक ही करना है, ठीक है। फिर आपको देखो, गद्यांश आपका हो गया, 2 में से आपको एक ही करना है, ये ध्यान रखना। अब ये जो हमारा गद्यांश है, अतीते प्रथम कल्पे जना एकाम विरूपम, ये हमारे उलूक जातकम से लिया गया है। मतलब जातक कथा हमारे में जो चैप्टर है ना, उसका एक शीर्षक है उलूक जातकम, ये उसी से लिया गया है। अब श्लोक पे चलते हैं भैया। पद्यांश भी 7 नंबर का आता है, ये 101% फिक्स होता है। देखो, दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलशी साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय, ये हमारे सुभाषित रत्नानी चैप्टर का श्लोक है। और सुभाषित रत्नानी चैप्टर हमारे 12th हिंदी संस्कृत में इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे के सारे श्लोक दिए गए हैं। हाँ, 1-2 चैप्टर हैं जिसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना। और देखो, अथवा लगा है, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्तितनो क्वाचिता, ये हमारे किस चैप्टर से लिया गया है? संस्कृत का ये पद्यांश है। ये आप लोग खुद बताना ये किस चैप्टर से लिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पद्यांश, ठीक। अब मुहावरे एवं लोकोक्तियां आता है भैया, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां हिंदी व्याकरण में, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे देखो, का अपने पैरों पर खड़े होना, इसका मतलब होता है स्वावलंबी होना, ठीक है। खा मक्खन लगाना, इसका मतलब होता है खुशामद करना। गा पिया चाहे सोई सुहागन, यानी कि अधिकारी का कृपा पात्र ही भाग्यशाली माना जाता है, ठीक है। घा सावन हरे न भादो सूखे, मतलब सदैव एक समान स्थिति, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई। इसका आप वाक्य प्रयोग किसी एक का कर देना, 2 नंबर कंप्लीट। इसी में एक और टॉपिक है आपठित गद्यांश, इसको समझो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक आपठित गद्यांश दिया जाएगा, 5 नंबर का रहेगा। मतलब यहाँ से लेकर देखो, ये आपका पेज हो गया और यहाँ तक आपको एक गद्यांश दिया गया। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। और तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी आपठित गद्यांश में मिलेगा। देखो, पढ़ते हैं पहले इसको। आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसे से तौलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। अब 3 क्वेश्चन है, तीनों का हम आंसर देते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया, ठीक है। मतलब उनका सम्मान कैसे किया गया, तो सिंपल सा तो है भैया, उनका सम्मान कैसे किया गया। देखो, कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। बस यही लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। आप लिख देना, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। देखो, 1 नंबर कंप्लीट। दूसरा देखो, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। तो अभी तो मैंने पढ़ा, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्ति थी, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, देखो ये देखो, उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। यहां से लेकर यहां तक भी लिख दोगे, नंबर मिलेगा।
तीसरा, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया? तो उन्होंने कहा इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो आप लिख देना, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उन्होंने उसे शहीदों के लिए एक बड़ा स्मारक बनवाने हेतु वापस कर दिया। सिंपल सा है। अब देखो इसमें भी आपका 5 नंबर कंप्लीट है, 2-2 नंबर का था, ये 1 नंबर का था, हो गया। नहीं पता तो अथवा लगा, आप ये दूसरा वाला कर सकते हैं, इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन रहेगा, बस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो 11 का शब्द युग्म है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, आपको दिया जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो अभय उभय, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले है उसका मीनिंग पहले होगा, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में होगा। तो अभय उभय मतलब निडर और चारों, डरपोक और दोनों, निडर और दोनों, निडर और भयभीत। भैया अभय का मतलब होता है निडर, सबको पता है, ठीक है, और उभय का मतलब होता है दोनों, तो सा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा देखो अंश अंशु, इसका सही अर्थ क्या होगा? अंश अंशु, भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। भैया भाग और सूर्य होगा, अंश का मतलब भाग, अंशु का मतलब सूर्य, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। खा देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर का आपका रहेगा। जैसे फर्स्ट देखो काल, अनेकार्थी शब्द है ये काल। काल को और किन नामों से जानते हैं? देखो काल को मृत्यु, समय दोनों कहते हैं, आप लिख देना। चपला, चपला को हम बिजली, स्त्री दोनों बोलते हैं। नाग, नाग को हम सांप, पर्वत बोलते हैं, लिख देना। अब देखो गा वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए 1 नंबर। जैसे जिसकी गणना न की जा सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अगणित, अगणनीय, अगणक, अगणित। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आगणनीय। जिसकी गणना नहीं की जा सकती वो आगणनीय है। दूसरा, जंगल में स्वयं लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? सर्वाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि। ठीक है, तो इसका दा वाला ऑप्शन सही होगा, दावाग्नि। ठीक है, ये आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अब आते हैं वाक्य संशोधन पे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर। देखो यह किताब 5 रुपए की है, इसको कैसे लिखना है? देखो इसमें गलती है, आप लिखिएगा ये किताब मात्र 5 रुपए की है, मात्र लगा देना, 5 के आगे मात्र। ठीक है। दूसरा, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। नहीं भैया, उल्टा लिखा है, तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे, मतलब ईश्वर लिखना फिर पक्के लिखना, ईश्वर के पक्के भक्त थे, बस सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, ये अनेकों वाला है तो अनेक कर देना, बस सही हो जाएगा। इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। चौथा, आप पधार कर हम अनुग्रहित करें। नहीं भैया, आप पधार कर हमें लिख देना, हमें अनुग्रहित करें, बस हो गया। ठीक है। अब आते हैं रस छंद अलंकार पे। देखो 12 का रस छंद अलंकार, ये टॉपिक 100% फिक्स होता है, 6 नंबर का पूरे भैया रहता है। देखो वीर रस अथवा हास्य रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। मतलब रस छंद अलंकार है। देखो तीनों को मैंने एक वीडियो में आपको पढ़ाया है, होगा 15 से 20 मिनट का वीडियो, जाकर देख लोगे, आपका ये 6 नंबर बिल्कुल पक्का रहता है। रस छंद अलंकार सर्च करना, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पत्र लेखन रहेगा। देखो किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखो, 6 नंबर का पूरे आएगा। नहीं पता तो अथवा लगा है। हौजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो, आप कर्जा लेना। ठीक है। निबंध 9 नंबर का पूरे आएगा। देखो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, जैसे का भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, वन संपदा और उसकी उपयोगिता, दहेज प्रथा अतीत और वर्तमान, भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व। 5 में से किसी एक पर आपको लिखना है निबंध। निबंध कैसे लिखते हैं, कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है, सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, क्लास आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको ज्यादातर दिया, तो आप लोग जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।